बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। वो बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं और जो पीटीआई का बयानिया था वो तो एक तरह से उड़ा के रख दिया है अदालती फैसले ने। तहरीरी फैसले में जाज़ुल एहसन साहब ने लिखा है, उसके बहुत सारे नुकात ऐसे बड़े दिलचस्प नुकात हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो उस तरह उनको बयान ना किया गया हो जिस नज़र से मैंने देखा है, और आईनी माहिरीन जिस तरीके से उसको देख रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट की एक, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, चालाकी कह सकते हैं, चालाकी एक लाहौर हाई कोर्ट की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकायदा स्क्रीन पे दिखा के वो चालाकी जो है वो शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब का जलसा जनाब इस्लामाबाद, बड़ा शोर था कि जनाब बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतरा खून तक ना निकले, इस तरह का कोई शेर है ना, उसी तरह की वो बात थी। और खान साहब परेशान थे और शाह खान साहब का जो लबो लहजा था उसमें थोड़ी सी वो कहने बुजदिली। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं ज़ाहिर जब इस पर तबसरा करूँगा तो मैं बता भी दूंगा, गोशगुजार भी कर दूंगा। लेकिन इससे पहले एक दो छोटी छोटी खबरें। एक तो ये कि मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फरागोगी, और यहाँ से जो खुरा जाता है पिनकी पीरनी तक और वहाँ से जाता है इमरान खान साहब तक, वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इनके पास कुछ जमा तफरीकें हैं। इवन ये कि जो मैंने कहा था कि जो ताहर खुर्शीद है, जो इनके थे प्रिंसिपल ऑफिसर बुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो और इनके जो पर्सनल स्टाफ अफसर थे वो दोनों भी शायद सीधे सूधे हो रहे हैं। और फिर कायदे आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट में जो इनके भाई थे ताहर खुर्शीद के, उनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी शुरू हो गई है। और फिर फरागोगी वाला एक और केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है एंटी करप्शन फैसलाबाद में, और दो बंदे जो हैं वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। उसमें फरागोगी साहबा भी हैं, उनके शोहर भी हैं, एहसन जमील गुज्जर साहब भी, इनकी वालदा भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और वो जो लोग हैं वो भी कुछ ऐसी खबरें हैं, कोई बयान शयान देने के लिए आमादा किया जा रहा है, जो हो जाएंगे, जो भी सूरत बनेगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। वो फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, उन्होंने इनको एक सनती प्लाट जो है वो अलाट किया। जो प्लाट वहाँ अलाट होना था, सनती प्लाट, वो कोई 10 एकड़ का प्लाट इनको अलाट हुआ। वो ऐसी कंपनियों को दिया जाना था जिनका सरमाया 2 अरब या इससे ज़्यादा हो। तो इन्होंने एक छोटी मोटी कंपनी बना के, और इनके शोहर जो हैं एहसन जमील गुज्जर साहब, उन्होंने 2 अरब की गारंटी दी, और वो भी जाली कंपनी भी जालसाजी से बनाई गई, और वो गारंटी शरंटी भी जालसाजी से बनाई गई। और 60 करोड़ की वो जायदाद थी जो इस स्कीम के तहत इन्होंने 8 करोड़ 80 लाख में वो काबू कर लिए, 10 एकड़। तो वो ज़ाहिर है वो पकड़े पकड़े गए हैं फिर अब। और जो मैं कह रहा था फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी थी, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे राना यूसुफ साहब, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। और जो सेक्रेटरी स्पेशल इकनॉमिक जोन कमेटी थे मकसूद अहमद साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर मरीम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि वो भी इंक्वायरी शुरू हो गई है, कि जो बुशरा बेगम के साहबजादे हैं इब्राहिम मानिका साहब, वो पैसे लेते थे, जो टेंडर शेंडर ठेके शेके होते थे उसमें उन्होंने अपना कोई हिस्सा उस्सा रखा हुआ था। वो भी कोई करोड़ों में मामला जा रहा है। और बल्कि सुना है कि 80 करोड़ का एक मामला है, कुछ और इसी तरह करोड़ों में ही वो सारे घपले शपले हैं। और इन्हीं केसों में मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वादा माफ गवार निकलेंगे। ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने यार एक अजीब बात की आज, बड़ी वो इस उम्र में जाके, ये भी कुछ छोटे तो है नहीं फवाद चौधरी साहब, इन्होंने जनाब चढ़ाई कर दी आज हमारे जो वजीर दफा हैं उन पे, ख्वाजा आसफ साहब पे, कि जनाब 70 साल की उम्र में इनका इश्क टूट गया, उनका दिमाग हिल गया हुआ है, नफ्सियाती इनका जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए, मायना होना चाहिए, इलाज होना चाहिए।
जब मलका बरतानिया की सालगिरह थी तो जनाब शहबाज शरीफ गुलामों की तरह केक काट रहा था, पता नहीं क्या, जैसे इनकी अम्मा है, इस तरह की बातें शायद की हैं उन्होंने। और भाई मेरे, हम दौलत मुश्तरका के मेंबर हैं, रुकन हैं, तो वो आप निकल जाते दौलत मुश्तरका से, आपके पास था, एक दफ़ा निकले भी थे हम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में दौलत मुश्तरका में से निकल गए थे हम, तो बड़ी मिन्नतें शिन्नतें करके दोबारा हम शामिल हुए उसमें फिर। तो फिर आप निकल जाए उसमें, जो थोड़ा बहुत फ़ायदा फुदा मिलता है दौलत मुश्तरका का मेंबर होने का, उसको छोड़ देते आप। आपने एक, जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे, तो आपने एक दावा किया था कि जनाब कोई 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी एक बरतानवी फर्म कर रही है पाकिस्तान में, बिजली से चलने वाली बसें आएंगी। और वो आपने कहा था जनाब MOU साइन हो गया है। ये शायद अक्टूबर 2020 की बात है। बाद में अब ये पता चला है कि वो MOU कहीं है ही नहीं, वो, क्योंकि आपके पास इख्तियार ही नहीं था, ऐसा कोई महादा शहादात या वो याददाश्त वगैरह मौजूद ही नहीं है। बहरहाल वो तो एक अलग चीज़ है। और वो जो आपने इश्क वाली बात की है, ये फवाद चौधरी साहब भी इश्क में मुब्तला रहे हैं। इनके भी ये भी मैंने देखा है, इनको जूते घिसके थे इनकी वो इश्क शिक्स में जब थे, लेकिन ये तो भाई जवानी का इश्क था ना। वो उनकी वजीर दिफा साहब के वो इश्क कह रहे हैं कि बुढ़ापे का इश्क है। इस तरह की बातें अगर करेंगे तो फिर इश्क मशूकी की बातें वहाँ, तो फिर खान साहब का भी दिमागी मायना होना चाहिए। उनकी तो 2 शादियाँ टूटी हुई हैं इश्क की, दोनों इश्क की शादियाँ थी, तो उनको भी तो इश्क में 60 70 80 साल की उम्र में ही वो नाकामी हुई ना। तो रेहाम खां के वो उस वक्त बुढ़ापे में थे ना यार, जब रेहाम खान से शादी हुई, वो भी लव मैरिज थी, वो भी टूट गई। तो फिर उनको तो ज़्यादा दचके लगे होंगे हैं, उनके तो बच्चे भी उनसे दूर हैं, तो उनकी ज़रा होनी चाहिए फिर जनाब, उनके भी दिमागी मायना होना चाहिए, शायद उनको भी इसको फवाद चौधरी साहब को पता हो। मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब जान के ही गल्लां करते रहे, ताकि वो अगर ख्वाजा आसिफ ते अटैक करनगे तो फिर लोग वही गल्लां इश्क उश्क वालियां गल्लां जेहड़ियां इमरान खान के हवाले ना भी करनगे। बहरहाल इसको आप मामले को छोड़ देते हैं यार, ज़ाती मामलात हैं, लेकिन क्योंकि वो सियासतदान कहते हैं कि जनाब हमारे मुंह में जो भी है हम कह सकते हैं, तो फिर बाकियों को भी हक है कि जो मुंह में आए कहा जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं हम जनाब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे ये हुक्म जारी किया। वैसे तो जो कल प्रोसीडिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपने देखी टीवी चैनल्स पे, तहरीरी जजमेंट तो आ जाइए। तो वो मैं कह रहा था कि 2 दुम्बे भी ज़िबा कर देते। जब जिरगा होता है 2 पार्टियों को बुला के, एक तरह से पंचायत होती है आला सतही, तो जिनकी बात माननी पड़ती है, तो फिर वो 2 दुम्बे ज़िबा करते हैं। 2 फ़रीक़ों के दरमियान जब होता है झगड़ा, तो एक दुम्बा वो लाता है, एक दुम्बा वो लाता है, फिर उससे मेहमान नवाजी होती है, इस तरह का कोई मामला। तो 2 दुम्बे, वो आइन और कानून की बातें वहाँ कम हुई, पंचायती बातें ज़्यादा हुई। जनाब इनको बना लें, इनको मना लें, फलां को कर लें, आप क्या कहते हैं, आपका पूरी जजमेंट यही है। मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने वो जजमेंट लिखी है। अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं ये बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था कि जनाब दूसरी रायशुमारी से मामला शुरू होगा और 1 जुलाई को अजलास होगा, और उस वक्त तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे, इस बात को उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 2 है, शुरू ही इस बात से होता है, इट मे बी नोटेड दैट द रिस्पोंडेंट्स हैव नॉट चैलेंज्ड द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, इट इज ओनली द पिटिशनर्स who have approached this court through this petition inter alia praying that the impugned order dated 30 जून 2022 may be amended modified। अच्छा, आगे वो बताते हैं कि वो क्या दरखास्त लेके, वो कहते हैं आप उसको जो अजलास बुलाया ना 1 जुलाई को, उसको ज़रा आगे कर दे ताकि मेंबरान जो हैं वो आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो कास्ट कर सके। 7 दिन का उन्होंने टाइम मांगा हुआ है, आपको पता ही है। उन्होंने फिर वहाँ क्या होता रहा है कि जनाब परवेज़ लाही साहब ने कहा कि जनाब 17 के बाद हो जाए, और वो हमारी जो मखसूस नशस्तें खाली हैं PTI की 5, उन पर वो इलेक्शन कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद वो नहीं जारी कर रहा नोटिफिकेशन, इस तरह की वो प्रेयर्स। और फिर जनाब हमजा से पूछा, हमजा ने कहा जनाब बुला के कि जनाब परवेज़ लाही
की जो 17 वाली बात है कि उसके बाद इलेक्शन हो जाए, मैं मान लेता हूँ अगर ये मुझे वज़ीर आला मान ले। और उन्होंने फिर जनाब कहा कि इमरान खान से पूछूंगा मैं, वो बाबर बान ने कहा, पता नहीं क्या क्या वहाँ होता रहा, वो तो एक लंबी कल की दास्तान आपने सारी आपके इल्म में होगी। तो फिर जनाब इमरान खान का ठीक है जनाब, हम उसको मान लेते हैं। पीटीआई ने कहा कि वज़ीर आला मान लेते हैं। तो अब वो उसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आज भी उनके जो रियाज फतेहाना साहब है वो टीवी चैनल में बैठ कर जनाब इसका जो इलेक्शन था हमजा शहबाज का, वो उन्होंने कलअदम कर दिए। हालांकि ऐसी बात ही कोई नहीं, कलअदम वाली बात ही कोई नहीं। 8 मुख्तलफ नकात जो हैं उन्होंने, वो जब 8 अहकामात कह लें आप, हुक्म जो हैं वो इस जजमेंट में उन्होंने दिए। और जो मैं कह रहा हूँ ना वो जिरगे वाली बात, तो आम तौर पे जो जजमेंट्स होती हैं वो ऐसी जजमेंट्स, उनमें आइन और कानून की तशरीह होती है, तो वो अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग होती है। इस जजमेंट में कोई ऐसी आइनी कानूनी तशरीह नहीं है और कोई बुनियाद उन्होंने नहीं बताई कि हम फलां आइन या फलां कानून के तहत ये हुक्म जारी कर रहे हैं। उन्होंने इसकी बात, इसीलिए इस जजमेंट के आखिर में आप ज़रा देख लीजिए, लिखा हुआ है नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। यानी कि जो कानून के रसाले हैं, लॉ जर्नल्स हैं, उनमें ये शाया नहीं होगी। वो जो जो अप्रूव नहीं होती वो भी छाप देते हैं, और वो प्रेसिडेंट भी होती है अदालत के लिए, निचली अदालतों के लिए नज़ीर भी होती है। लेकिन इन्होंने वो लिख दिया है। और आम तौर पे ऐसे जजमेंट्स जिनको अदालत चाहती है कि ये अदालती नज़ीर के तौर पे पेश ना हो आइंदा, उसके ऊपर लिख दिया नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। अच्छा, इसमें वो जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो उसका मामला क्या है, वो 7-8 नुकात जो हैं, एक तो जो इनका जो बयानिया था उसको कैसे उन्होंने ठेस पहुंचाई है। ये कहते थे ना जनाब वो तो है ही नहीं, अब वज़ीर आला रहा ही नहीं, कलअदम हो गया हुआ है, केयर टेकर है, निगरान वज़ीर आला है। ऐसी कोई बात नहीं पूरी जजमेंट में। उसमें पहला नुक्ता यह है कि जनाब 22 जुलाई को सेकंड पोल होगा, यानी दूसरी रायशुमारी। पहला मरहला जो था 16 अप्रैल वाला, जिसमें 197 वोट लिए थे, उसमें से 25 वोट निकल जाएंगे। और फिर ज़ाहिर 186 वोट नहीं, पहले ही मैंने कहा जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वही, तो वो उसको उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कि जो हाजिर अरकान का देख लेंगे, जिसके पास ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। तो हमजा ने तो ये कहा था कि ना मेरे पास तो अब भी वाज़ेह अक्सरियत है, सादा अक्सरियत तो है मेरे पास, तो आप बेशक कल करवा लें, आज करवा लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बहरहाल उन्होंने पीटीआई को जो है समझ रही है कि शायद चलो वो एक सियासी बहस हो जाएगी, पहले इस पे बहस कर लें कि ये क्या है। अच्छा, फिर दूसरा एक उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वहाँ अपनी जजमेंट में कि 22 जुलाई को पोलिंग तक ये जो वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज ये अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है एंट्रस्टमेंट, कंटिन्यू रहेगी। ये इंटरेस्टमेंट 22 जुलाई तक जारी रहेगी, यानी 22 जुलाई तक वो रहेंगे। अब जो इंटरेस्टमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करने की ज़रूरत है कि ये लीगल टर्म है। इसका मतलब है कि किसी के पास कोई अमानत, यानी ऐसा बंदा जिसके बारे में ये समझा जाए कि ये इसका हकदार है, लेकिन अदालती फैसले तक, ये हतमी फैसले तक अमानतन वो चीज़ उसके पास रख दी जाती है। जैसे किसी की गाड़ी चोरी हो गई, वो गाड़ी फैसला होने तक वो फिर सुपुर्दारी पे हासिल करता है, वो इंटरेस्टमेंट होती है। इसका मतलब है कि ये ओहदा इसी बंदे का है बज़ाहिर, और लेकिन अमानत के तौर पे सुपुर्दारी पे इसको हम कह रहे हैं कि जनाब ये ओहदा तुम्हारे पास रहेगा। वो फिर साबित हो जाएगा 22 जुलाई को। ये इसमें एक उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई निगरान शगरान ये वो नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि हमजा शहबाज ने यकीन दहानी करवाई है कि जनाब मैं कानून के मुताबिक चलेंगे, मेरी कबीना भी कानून के मुताबिक चलेगी ज़िमनी इलेक्शनों वगैरह में, और फिर ज़िमनी इलेक्शन फेयर एंड साफ शफाफ होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, और इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक जो है वो अपना
मामला देखे अगर कोई गड़बड़ होती है, और फिर जो इलेक्शन लाज हैं उनको यकीनी तौर पर वो कहते हैं कि फॉलो करेंगे। ये आपस में जो वहाँ चीज़ें हुई हैं वो हुई। और वो कहते हैं कि नो नो पोस्टिंग ट्रांसफ़र, जो इलेक्शन एक्ट है दो उसके मुताबिक, यानी वो हल्के जो हैं वहाँ पे जो उन ज़िमनी इलेक्शन भी असरअंदाज होने वाली पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होगी। और फिर उन्होंने कहा जनाब स्पीकर ने भी यकीन दहानी कराई है कि पुरअमन रहेंगे, हम अजलास पुरअमन करवाएंगे। वो भी चलो बात ठीक होगी, ये सारी उन्होंने करवाई थी। और फिर जो एक और चीज़ है, जो तीसरा नुक्ता है, वो कह रहे हैं कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने 27/6 को एक हुक्म जारी किया था कि जनाब जो 5 नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें जो डी सीट हो गए हैं मुनहरफ अरकान, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वो अदालत ने ये अपने फैसले में लिखा है, जो नुक्ता नंबर 3 है, कि जनाब वो हाई कोर्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर तफसीली फैसला जारी करेगी और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा उन मुनहरफ अरकान का। और साथ ही उन्होंने ये लिखा कि अगर किसी का कोई ग्रीवियंस बनेगा तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ। अच्छा, अब हुआ क्या, 27 जून को ये ज़बानी हुक्म सुनाया मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद साहब ने कि जनाब मुनहरफ अरकान जो डी सीट हो गए हैं 5 मखसूस नशिस्तों वाले, उनको उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन जब ये समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त तक वो आर्डर नहीं आया था। लेकिन यकम को उन्होंने ये तहरीरी आर्डर जारी कर दिया। ये आर्डर आप देख लीजिए, ये 1.5 सफ़े का आर्डर है, 1.5 सफ़े से भी कम आर्डर है। तहरीरी आर्डर जो है ये मुख्तसर सा आर्डर है, लेकिन इसको जारी करने में 3 दिन लग गए। और 3 दिन लगे, और साथ ही फिर एक और चीज़ उसमें शामिल कर दी गई कि जनाब ये जो मेरा हुक्म है, ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं ये फौरी तौर पर उसको पैगाम पहुँचाएंगे इलेक्शन कमीशन को। यानी इतनी जल्दी वो किया गया। वो बहरहाल वो नोटिफिकेशन हो गया है, वो जो अक़लियतों का था और ख़वातीन का था, मखसूस नशिस्तों का। बहरहाल ये उस आर्डर में यानी 3 दिन तक 27, 28, 29, 30 और यकम, बल्कि 4 चौथे दिन तक कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन फिर जब तहरीरी आर्डर सामने आया तो उसमें इतनी जल्दी पड़ी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट को कि वो कह रहे हैं अपने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को, ये कह रहे हैं कि ये आर्डर फौरी तौर पे आप कन्वे करें उनको इलेक्शन कमीशन को, ताकि उस पर अमल दरामद किया जा सके। ये सारी सूरत, कोई इसमें मसला कोई नहीं बना, फ़ायदा नुकसान कोई नहीं हुआ। पीटीआई कोशिश करके देख ले कि शायद इन्हें जो 20 सीटें हैं इनमें से कुछ सीटें मिल जाएं। अब पोजीशन ये होगी है कि पंजाब असम्बली में काफली और पीटीआई इनकी नशिस्तें होंगी 171, 5 मखसूस नशिस्तें मिला के, और उनके पास है 177। और उनके जो न्याजी साहब थे, फैसल न्याजी, जो ऐलान कर चुके थे मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ असम्बली से नून लीग के, वो भी वापस आ गए। उनके चारों के चारों जो मुनहरफ अरकान थे वो वापस आ गए। तो अब उन्हें सिर्फ चाहिए 9 सीटें 186 करने के लिए। ये 20 में से उन्हें सिर्फ 9 नशिस्तें चाहिए, सीटें चाहिए। लेकिन जो सर्वे हुआ है और ख़ुद जो देखने में आ रहा है, 14 सीटें जो हैं, 14 नहीं तो 12 सीटें, 12 से 14 सीटें जो हैं वो नून लीग की बताई जा रही है कि कन्फर्म है। 2 सीटें पीटीआई की कन्फर्म है, और 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे बड़ा सख्त मुकाबला है। अगर ये 14 सीटें निकाल जाती है नून लीग, तो फिर जो आज़ाद अरकान हैं 4 और एक माविया आज़म साहब जो हैं, वो फिर उनके वोटों के बगैर भी वो बंद, अगर ये उनके वोट तोड़ भी लें, 10-10 करोड़ के ऑफर तो लगा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। नुमान लंगड़ियाल ने दावा किया हलफ उठा के कि ना मुझे 10 करोड़ की ऑफर की थी परवेज़ इलाही साहब ने। अगर वो तोड़ भी लें, अगर 14 सीटें वो ले जाते हैं, फिर वो उनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन वो उनके साथ आज़ाद भी और माविया साहब भी वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, कोई उनको वो ऐसी परेशानी की, वो टेंशन की बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम जीत जाएंगे। और
पीटीआई वाले बहरहाल ज़ोर शोर तो लगा रहे हैं अपना पूरा, आगे देखें क्या बनता है। अच्छा, अब आते हैं जनाब खान साहब वहाँ जो करते रहे हैं आज। खान साहब पहुँचे हैं जलसे में और उनका ख्याल था कि लाखों की तादाद में लोग होंगे। तो वो आपने देखा ही होगा कि वो लंबाई के रुख उन्होंने वो बनाया हुआ था, पंडाल शंडाल भरा कोई नहीं था, परेड ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। तो वो लोगों का ख्याल है कि 10-15 हज़ार लोग होंगे, 20 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा वो कहते हैं लोग नहीं थे। बाहर से भी लोग आए थे, पेशावर से या केपी से लोग पहले ही आए थे, जत्थों की शक्ल में नहीं आए थे, लेकिन वो जलसे में शिरकत के लिए वहाँ से लोग आए हुए थे। एक साहब तो पकड़े भी गए हैं, पिस्तौल और 10 गोलियाँ उनके पास थी। वो वहाँ कोई सरकारी मुलाजम है केपी में, वो पुलिस पकड़ के ले गई, तफ्तीश करी, पता नहीं आगे क्या होता क्या नहीं होता। तो खान साहब वहाँ जब आए हैं तो खान साहब का वो जो देखने वाले वहाँ लोग थे, वो कहते हैं खान साहब के चेहरे पे कोई जैसे क्राउड देख के खुशी हो जाती है, बंदा खुश हो जाता है, तो वो नहीं था। खान साहब बुझे हुए थे। वो 2 तस्वीरें हम खान साहब की स्टेज पे बैठे हुए दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके जो इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, फवाद चौधरी साहब और परवेज़ खटक साहब, उनके चेहरे भी लटके हुए हैं। यानी उनकी मर्जी का क्राउड नहीं है। क्राउड देख के तो बंदा वैसे पागल हो जाता है। ये तो दावे हर एक ने करने हैं जनाब, हर तरफ ये है, हर तरफ बंदा ही बंदा है, जो भी दावे तो हर बंदा करता है। लेकिन वहाँ उनका वो चेहरे देख लें कि वो लटके हुए चेहरे हैं। और फिर खान साहब ने वहाँ जब पहले तो फरमाया कि जनाब कि अदारों को पैगाम दे रहा हूँ कि चोरों से मुल्क को बचा लो, और फिर वो कह रहे हैं जनाब ताकत पर फौज जो है वो ज़रूरत है इस मुल्क की। हर रोज़ हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई सेमिनार, कोई मीटिंग शीटिंग करके बैठे होते हैं जिसमें फ़ौज की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे इनका जो टारगेट है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की तरफ इन्होंने तोपों का रुख किया होता है। और बदमज़गी उसी तरह थी जैसी होती है हमेशा उनके जलसों में, बदनज़मी और बदमज़गी दोनों चीज़ें, कि नौजवान जो ख़वातीन वाले पोर्शन में घुस गए, बड़ी मुश्किल से निकाला उन्हें। और वो आपको तो पता ही है, वो समझते हैं शायद हम म्यूज़िक कंसर्ट में शामिल देखने आ रहे हैं और वो गाने शाने भी होते हैं वहाँ, लोग ही चले जाते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये नून लीग वाले और हुकूमत वाले ये चाहते हैं कि हम फ़ौज और अदलिया से लड़ें। ये कह रहे हैं वो कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ ही वो एकदम ये कहते हैं जनाब कि अल्लाह पूछेगा इनको, जजों को, और अल्लाह पूछेगा न्यूट्रल्स को कि वो न्यूट्रल्स क्यों हो गए हैं। और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो क्यों नहीं ले रही। ये इस तरह की बातें उन्होंने की है। वो लड़ाई तो फिर कर रहे हैं एक तरह से। अल्लाह पूछे यानी कि ये एक कमज़ोर आदमी का, बुज़दिल आदमी का होता है कि जो इस कैपेसिटी में नहीं होता कि अपना हक ले सके, फिर वो कहता है कि तेनों अल्लाह ही पूछेगा। अब वो न्यूट्रल्स को कह रहे हैं कि तुहानू अल्लाह पूछेगा, जज्जां नू कह रहे हैं तुहानू अल्लाह पूछेगा, जवाब देना हैगा और अदालतों से पूछेगा। कम से कम इंसाफ तो करें ना। अच्छा, एक और बात जो खान साहब करते हैं कि साइकिल चोर और भैंस चोर अंदर होते हैं, ये बड़े बड़े बाहर होते हैं। इन खान साहब को ये नहीं पता कि भैंस जिसकी चोरी होती है ना, गरीब आदमी जिसके वो टारी के नीचे से उठा के चोर ले जाते हैं, या साइकिल को बेचारा कोई मजदूर आदमी उसकी ले जाते हैं, वो उसका टोटल सरमाया होता है। खान साहब, ये उन चोरों से हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, वो भी अपनी सत्ता पे बड़ा हाथ मार के जा रहे होते हैं। बहरहाल जलसे के जो मुंतज़मीन थे ना, उनसे खान साहब ने कहा कि यार बंदे थोड़े सी, बंदे ज़्यादा होने चाहिए देसी। फिर वो दिल को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है कि जनाब ये तो हम कहेंगे कि पिंडी और इस्लामाबाद दो से पूरे सूबे से बहुत सारी जगहों से लोग गए हुए थे, ये तो बस हमें कहने की बातें हैं। बहरहाल अगर 2 अजलास से भी था, पिंडी और इस्लामाबाद से भी, फिर भी जो खान साहब की तवक्को थी कि शायद वो सैलाब उमड़ आएगा, वो नहीं था। खान साहब को हर तरफ से जो है ना वो मायूसी, उनकी जो मकबूलियत का उन्हें एक जोम था, वो मुझे लगता है कि आज उतर गया होगा। और राणा सनाउल्लाह की स्ट्रेटजी जो है वो मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पे कामयाब है, प्रिवेल कर रही है, गालिब है। और खान साहब की जो मकबूलियत का पता भी चल जाएगा जब इलेक्शन होंगे पंजाब में, ज़िमनी इलेक्शन, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि ना पीटीआई किन्ने पानी चाहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।